हेलो फ्रेंड्स। हमारे आज फोर्थ लेक्चर एक्चुअल में हीट इस टॉपिक का हमारा स्टार्ट हो रहा है। और होपफुली अभी तक जो आपने पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आया हो और आपने उसको अच्छे से रिवाइज किया हो, क्योंकि बस आज और कल दो टॉपिक के बाद कैलोरीमेट्री ख़त्म होने के बाद जो है हम न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे। तो स्टूडेंट्स एक बात समझिएगा कि ये जो टॉपिक है इसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ने में ही बहुत सारा वक्त हमारा जाता है, और ये बेसिक डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसलिए हमें इसको अलग से पढ़ना ही चाहिए या पढ़ना ही होगा। इनका समझ में आना बहुत ज़रूरी होगा इस पूरे टॉपिक के लिए। थोड़ा सा कैमरा एडजस्टमेंट कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। नाउ let us come back to the topic that we had yesterday completed the effect of temperature on density. Now we are going to see the concept of specific heat capacity और specific heat. देखिए, जब हम थर्मोडायनामिक्स इस टॉपिक में चलेंगे और या कैलोरीमेट्री में हम देखेंगे तो ये जो टॉपिक्स है, ये जो डेफिनेशन है स्पेसिफिक हीट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अभी के लिए तो हम कैलोरीमेट्री का एक पार्ट मान के इसको पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं स्पेसिफिक हीट क्या होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है पूरे एक इस पूरे यूनिट में जो है। ये बहुत सारी मतलब आपको जगह पे यूज़ करना होगा, तो आप इसको बहुत केयरफुली देखिए, बिल्कुल याद कर लीजिए एक लेवल पे इन डेफिनेशंस को और इनके फॉर्मूलाज को। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट क्या होता है। अब देखिए क्या है एग्जैक्टली कि समझ लो हम कोई सब्सटेंस लेते हैं, कोई अमाउंट ऑफ हमने सब्सटेंस ले लिया, मान के चलते हैं ये इतना ये सब्सटेंस है और इसका कुछ मास है m, और इसे मुझे हीट करना है, मुझे इसका टेम्परेचर जो है वो रेज करना है। आई हैव टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दिस सब्सटेंस ऑफ मास m। तो मुझे कितनी हीट लगेगी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, लेट अस डिनोट दैट अमाउंट ऑफ हीट बाय डेल्टा क्यू। मैं इसको अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड जो है उसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, डेल्टा क्यू। देख लीजिए कि चेंज इन टेम्परेचर जो है वो कितने से चेंज करना है, तो मुझे डेल्टा टी अमाउंट से चेंज करना है, ऐसा हम मान के चलेंगे। तो मैं कहता हूँ कि कितनी हीट मुझे चाहिए टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। मतलब जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा हीट मुझे देनी होगी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। आप ऐसा समझ के चलिए कि कितने से रेज करना है, तो कोई स्टैंडर्ड ले लीजिए कि मुझे 1 डिग्री से एक बॉडी का टेम्परेचर रेज करना है। मतलब हम कैसे समझेंगे इसको कि कोई बॉडी जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस पे थी इनिशियली, अब उसको रेज करके जो है हमें 16 डिग्री सेल्सियस पे ले जाना है। अब कोई भी बॉडी जो है अगर उसका ज़्यादा बड़ा मास ले लोगे तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देनी होगी उसका 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर रेज करने के लिए। अगर आप बॉडी छोटी ले लोगे या कम मास की ले लोगे तो उसको जो है वो कम हीट लगेगी। तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो और एक चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि मुझे कितने से टेम्परेचर चेंज करना है। अगर मुझे 1 डिग्री के जगह पे 10 डिग्री से चेंज करना है तो फिर अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा लगेगी। इसीलिए हम इसको कंबाइनिंगली लिखते हैं दैट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू राइज इन द टेम्परेचर। और इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के जब हम इक्वल साइन ले आएंगे तो हमें एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की ज़रूरत होगी। ये स्मॉल एस है दोस्तों, ये स्मॉल एस है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, m इंटू डेल्टा टी। और ये जो s है इसको अब हम अलग से लिख लेते हैं डेल्टा क्यू अपॉन m इंटू डेल्टा टी। यहाँ एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा, ये जो m है दिस इज गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि अब बहुत सारा m में कंफ्यूजन जनरेट होने वाला है थोड़ी देर में। तो m जो है वो है गिवन मास ऑफ सब्सटेंस और s क्या है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसको हम डिफाइन करने वाले, इस फॉर्मूला से हम डिफाइन करने वाले हैं फ्रेंड्स। क्या होगा, मान के चलते कि मैं मास की वैल्यू को 1 कर देता हूँ और डेल्टा टी की वैल्यू को 1 कर देता हूँ। तो क्या होगा, इफ mass of the substance taken as 1 gram and change in the temperature
इज 1 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, S विल बिकम इक्वल टू डेल्टा क्यू, है ना। अगर मैं मास को बंद कर दूं और टेम्परेचर को, चेंज इन टेम्परेचर को भी बंद कर दूं, मतलब मुझे जो रेज करना था टेम्परेचर वो भी सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करना है, तो मुझे जो मिलेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके इक्वल मिलेगी, अमाउंट ऑफ हीट गिवन के। तो यहाँ हम समझते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम अब कैसे डिफाइन करने वाले हैं। इट इज, है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी definition: amount of heat required, अच्छे से सुनिएगा, amount of heat required to raise the temperature of unit mass of substance। किसी भी यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का जो टेम्परेचर हमें रेज करना है उसके लिए कितनी हीट लगेगी और कितने से टेम्परेचर रेज करना है। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ये है आपकी डेफिनेशन, है ना, या यूनिट डिग्री सेल्सियस। हम बाय यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं ज़्यादा बेटर, यूनिट डिग्री। तो यहाँ अब मैं इस डेफिनेशन को आपको थोड़ा सा और एलैबोरेट करने वाला हूँ दोस्तों। एक बार अच्छे से ध्यान दीजिए, मैं फिर एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ। मान के चलते कि ये एक सब्सटेंस है और इसका जो गिवन मास है वो है m, है ना, गिवन मास m है, और वो इनिशियली जो है टेम्परेचर T इज इक्वल टू, मान के चलते कोई एक वैल्यू ले लेते स्पेसिफिक 10 डिग्री सेल्सियस पे है। अब मुझे इसको क्या करना होगा, एक बर्नर पे लगाना होगा, है ना। मैंने इसको बर्नर पे लगा दिया, है ना, दिख रहा है। तो क्या होगा, इसको मैं हीट दे रहा हूँ। जैसे ही मैं बर्नर पे लगाता हूँ तो व्हाट एम आई डूइंग रियली, आई एम प्रोवाइडिंग हीट, एनर्जी, हीट एनर्जी टू दिस सब्सटेंस। इस हीट एनर्जी से क्या होगा दोस्तों, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। कितने से मुझे बढ़ाना है वो हम देख लेंगे, है ना। अब मैं इस डेफिनेशन को बनाने जा रहा हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। मान के चलते हैं कि जो कुछ मास है सब्सटेंस का वो 1 यूनिट मास है। कितना मास है, 1 यूनिट मास, है ना। और ये मुझे जो T1 इनिशियल जो था वो ये था, और T फाइनल जो है वो मुझे 1 डिग्री से बढ़ाना है। मतलब बढ़ के कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 डिग्री से 11 डिग्री। मतलब ही चेंज इन टेम्परेचर, मुझे चेंज इन टेम्परेचर कितना चाहिए, तो चेंज इन टेम्परेचर जो है वो मुझे बस Tf माइनस T इनिशियल जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस ही चाहिए है। देखिए, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस लिया, उसका टेम्परेचर मैंने बस 1 डिग्री से इंक्रीज किया, उससे कितनी हीट लगी ये सब होने के लिए, अमाउंट ऑफ हीट आई हैव सप्लाइड थ्रू दिस फ्लेम, कितनी हीट मैंने इस सब्सटेंस को सप्लाई करी सो दैट उसका जो टेम्परेचर है वो 1 से बढ़ जाए। यही हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन होगा। तो देखिए एक बार मैं दोबारा लिख रहा हूँ, S इज गोइंग टू बी, इसका फॉर्मूला है ये स्मॉल s है, मैंने शायद लिखते वक्त बड़े की तरह लिख दिया, चलो मैं स्मॉल s कर देता हूँ, स्मॉल s है ये फ्रेंड्स। तो S इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री, और इसका जो SI या इसका जो यूनिट है, यूनिट ऑफ S, ये होगा, देखो ये क्या है, हीट है, डेल्टा क्यू। इस फॉर्मूले से ही आप ये कर लीजिए, डेल्टा क्यू इज द हीट। तो हीट का जो वो है यूनिट कैलोरी मास का है पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये है आपका यूनिट। इसको लिखते वक्त ऐसा लिखते हैं, कैलोरी ग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स वगैरह वगैरह। बट ठीक है, पर इसमें यूनिट में हमें एक थोड़ा सा और चीज़ पढ़ना है। वो कैसा कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इफ मान के चले कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस को मैं लिखता हूं
कि 1000 कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, है ना। तो 1000 कैलोरी पर किलोग्राम, क्योंकि यहाँ पे ग्राम को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, किलोग्राम में। पर दोस्तों कैलोरी और ग्राम कुछ सही मैच नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कैलोरी एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट है, किलोग्राम जो है वो एसआई यूनिट है। क्यों ना मैं इसको जूल में कन्वर्ट कर लूँ। तो जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम आप जानते हैं कि 4.186 1 कैलोरी, है ना, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल, वी नो। चलो मैं नए बैक साइड पे ले लेता हूँ इसको, वी नो। कल हमने ये अच्छे से पढ़ा था कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। तो मुझे बताइए कि 1000 कैलोरी कितने जूल में कन्वर्ट होगा। देयरफॉर हम लिख रहे हैं एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो क्या होने जा रहा है, देखो 4.186 इंटू 1000, है ना, जूल पर किलोग्राम पर डिग्री केल्विन, या केल्विन को डिग्री में नहीं लिखते, बट देखो डिफरेंस इन टेम्परेचर है, सेल्सियस में रहे या केल्विन में रहे सेम होता है, इसीलिए हम इसको केल्विन में लिख सकते हैं। तो फिर देयरफॉर आपका एसआई यूनिट हुआ 4186 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। देखिए दोस्तों ये है आपका एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको मतलब कन्वर्जन हमने दिया है, आप अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा कि यूनिट जो है वो जूल पर किलोग्राम केल्विन है एसआई यूनिट, पर जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन में भी यूज हो सकता है ना। यहाँ हम एक और बात पे ध्यान देंगे कि हम इसको डिग्री सेल्सियस के जगह पे हम केल्विन में भी लिख सकते हैं, है ना। इसको आपको दिख रहा होगा होपफुली ये यहाँ पर, दैट कैलोरी ग्राम इनवर्स और केल्विन इनवर्स, क्योंकि डिफरेंस इन टेम्परेचर फॉर सेल्सियस और केल्विन जो है वो सेम ही रहता है। अगर हम दो टेम्परेचर का डिफरेंस ले लेते हैं तो वो सेम ही रहता है ना। तो आप सेल्सियस में लो या केल्विन में लो, अगर हम डिफरेंस ही ले रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैंने सीधा डिग्री सेल्सियस के जगह पे केल्विन लिख दिया, है ना। तो ये हो गया आपके नॉर्मल यूनिट वाले फंडे। अब यहाँ पर हमें कुछ एडिशनल चीज़ें अच्छे से पढ़नी है कि जो स्पेसिफिक हीट होती है ना, वो सबसे ज़्यादा जो है हम मानते हैं कि वो हाइड्रोजन की होती है ना। हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट किसकी है, तो हम मानेंगे कि वो हाइड्रोजन की है। तो कितनी है, हम बोलेंगे मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट, मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, इज ऑफ हाइड्रोजन। तो कितनी है दोस्तों मैक्सिमम, तो ये है आपकी 3.5 कैलोरी ग्राम इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स। आप केल्विन और डिग्री सेल्सियस कुछ भी ले सकते हैं। और वाटर के लिए देखेंगे, वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में ही रखना है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो ये है आपकी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, है ना। तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिए, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस करके। एक्चुअल में वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो थोड़ी बहुत वैरी करती है दोस्तों। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है स्पेसिफिक हीट के बारे में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ सब कुछ, also depends upon state of the matter, depends upon state of matter। इस सेंटेंस को हम कैसे समझेंगे, मतलब देखो वाटर हमने समझ लिया, अब स्पेसिफिक हीट अगर हम स्टेट के हिसाब से देखें तो वाटर की 3 स्टेट्स है, लिक्विड, सॉलिड या किसी भी सब्सटेंस की, लिक्विड, सॉलिड और गैसियस। तो वाटर की कौन सी स्टेट हम मानते हैं, अगर जो वाटर है वो सॉलिड स्टेट में है तो हम उसे आइस मानते हैं, अगर लिक्विड स्टेट में है तो ऑब्वियसली वो वाटर है ना, और जब वो गैसियस स्टेट में होता है तो हम उसको वेपर कहेंगे। तो क्या वाटर की तीनों स्टेट में स्पेसिफिक हीट सेम है, नहीं।
तीनों स्टेट में वाटर की जो है स्पेसिफिक हीट जो है वो डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन स्टेट ऑफ मैटर। तो मैं यहाँ पर वाटर के लिए लिख देता हूँ फॉर वाटर, है ना। तो आइस के लिए मतलब सॉलिड स्टेट जो है, सॉलिड स्टेट मतलब क्या आएगा यहाँ पर, आइस। तो आइस की जो स्पेसिफिक हीट है वो कितनी होगी, तो आइस की स्पेसिफिक हीट होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, है ना। फिर हमने लिक्विड स्टेट की तो देख रखी है कि 1 कैलोरी है ना। और फिर हम वेपर स्टेट की या गैसियस स्टेट की देखते हैं, गैसियस स्टेट। तो फ्रेंड्स, गैसियस स्टेट को हम यहाँ पे वेपर कहते हैं, और वेपर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कितनी होगी, तो वो होती है 0.47, है ना, 0.47 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस आप लिख लीजिए, है ना। तो यहाँ पे हमें पता चला कि वाटर के लिए मतलब जो पानी है उसका आइस के जब फॉर्म में है तो स्पेसिफिक हीट 0.5 है, गैसियस में है तो 0.47 है, पर जब लिक्विड में है मतलब वाटर है तो वो कितनी है, 1 है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि उसके स्टेट के ऊपर, किसके ऊपर, स्टेट ऑफ द मैटर के ऊपर वो डिपेंड कर रही थी या उसके हिसाब से वो वेरी कर रही थी आपकी स्पेसिफिक हीट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। अब हम एक नया और डेफिनेशन हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, और वो है आपका मोलर स्पेसिफिक हीट और मोलर हीट कैपेसिटी, है ना। नया चीज देख रहे हैं हम, मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट या मोलर हीट कैपेसिटी, और करके मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मोलर हीट कैपेसिटी, है ना। तो देखते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। ये बहुत आसान है, बट कुछ चीजें ना हमें इससे पहले ही, कुछ ये पढ़ने से पहले ही क्लियर कर लेनी चाहिए। जब कभी मैं स्मॉल एम यूज करूंगा, लेट करके मैं लिख देता हूं एक बार यहाँ पे, जब भी मैं स्मॉल एम यूज करूंगा, दिस इज गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है दोस्तों, क्लियर रहेगा, है ना। और अगर मैं कैपिटल एम यूज करता हूं तो वो होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास। तो ये बिल्कुल आप खुद को मतलब बिल्कुल रटवा लीजिए कि स्मॉल एम में जब भी यूज करने जा रहा हूं तो गिवन मास ऑफ सब्सटेंस है, कैपिटल एम जो है वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस है। तो बाय डेफिनेशन ये बहुत ही सिंपल चीज है। जैसे पिछले इसमें हमने देखा कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, या एक यूनिट मास है, समझ लो 1 ग्राम का सब्सटेंस है, उसको अगर मुझे हीट मतलब उसका अगर टेम्परेचर रेज करना है कितने से, तो 1 डिग्री सेल्सियस से, तो जो लगने वाली हीट है वो आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी, है ना। अब हम देखेंगे कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमें लेना है वो मास के हिसाब से नहीं, मोल के हिसाब से लेना है, इतना ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो अब हमें मास नहीं मोल के हिसाब से लेना है। मतलब क्या, देखिए बहुत सिंपल होने जा रही है डेफिनेशन, दैट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस थ्रू यूनिट डिग्री, है ना। लिख दो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए डेफिनेशन बना रहा हूं मैं यहाँ पे, बहुत ही आसान डेफिनेशन, देखिएगा, दैट अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 mole of substance by unit degree, है ना। मतलब पिछली बार हम यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस ले रहे थे तो हमने उसका डेफिनेशन क्या बनाया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन बनाया। अब हम मोलर स्पेसिफिक हीट का बना रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई जो सब्सटेंस है वो अब मास में ना लो, वो मोल में लो। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को कितना हीट चाहिए टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय यूनिट मास, और इसका जो सिंबल होगा वो बनेगा आपका C,
और वो है 1/n या डेल्टा क्यू। देखो डेफिनेशन ये फॉर्मूला वाइज बहुत सिंपल होने वाली है, उसमें डेल्टा क्यू अपॉन टोटल मास था, यहाँ पे मैं नंबर ऑफ मोल्स ले रहा हूँ। n क्या हुआ आपका दोस्तों, नंबर ऑफ मोल्स इंटू डेल्टा टी। बहुत सारे बुक्स नंबर ऑफ मोल्स को म्यू इस सिंबल से डिनोट करते हैं। मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ n या फिर म्यू, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो amount of heat required to raise the temperature of unit mole of substance by unit degree, है ना। तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की 1 डिग्री से टेम्परेचर रेज करने के लिए मुझे कितनी हीट सप्लाई करनी होगी, ये हो गया आपका मोलर स्पेसिफिक हीट n। बट मैं एक बात बताता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, तो ये होता है गिवन मास, जिसको हम क्या लिख रहे हैं फ्रेंड्स, स्मॉल m, अपॉन गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो मॉलिक्यूलर मास को हमने क्या लिखा था, कैपिटल M। तो दोस्तों n को लिखने जा रहे हैं हम m अपॉन कैपिटल M। ठीक है, इतना क्यों किया हमने, तो देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के डेफिनेशन पे आइए एक बार आप, देखिए आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन आपको याद है, बाय फॉर्मूला दैट S इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। हाँ सर बिल्कुल याद है। बट क्या अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा दैट नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो क्या मैं स्मॉल m को नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास के फॉर्म में लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो S क्या होगा आपका, डेल्टा Q अपॉन n इंटू कैपिटल M इंटू डेल्टा टी। बहुत बढ़िया, ये तो काफी आसान चल रहा है। इस कैपिटल M को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, S इंटू M क्या होगा दोस्तों, डेल्टा Q अपॉन n इंटू डेल्टा टी। अरे क्या मिला, ये जो फॉर्मूला आपने पाया है वो कौन सा फॉर्मूला है दोस्तों, ये जो फॉर्मूला हमने पाया है वो तो मोलर स्पेसिफिक हीट का है। देखिए ये जो हमने डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, देखो मैं पुरानी और नई वाली शीट एक साथ ला रहा हूँ, आपको दिख रहा है शायद, है ना। ये आपकी नई वाली शीट, ये हमारी ये हमारी पुरानी वाली शीट, ये हमारी नई वाली शीट, है ना। तो देखिए यहाँ पे कंपेयर करके कि ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको मोलर स्पेसिफिक हीट का, क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन एन इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे क्या मिला, डेल्टा क्यू अपॉन एन इंटू डेल्टा टी। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हम कंपेयर कर लेंगे, और हमें क्या मिला, C इज इक्वल टू S इंटू एम। क्या मैं इसको थोड़ा सा वर्डली लिख लूं, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ये बहुत काम में आएगा। दैट मोलर स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो देखिए ये आपका क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्चुअल में ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के हिसाब से बहुत ज़्यादा आपको काम में आएंगे और बिल्कुल हमें इसको मिस नहीं करना है। अच्छा, इसका हमारा यूनिट डिस्कशन बाकी है फ्रेंड्स। तो यूनिट ऑफ, है ना, दिस क्या होने वाला था, पहले क्या था, कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, अब क्या होने वाला है, कैलोरी पर मोल पर केल्विन। इतना आसान है, बहुत आसान है ना, जैसे बस ग्राम के जगह पे मोल को हमें रिप्लेस कर देना है, कैलोरी पर मोल पर केल्विन। इतना आसान होने जा रहा है ये सब कुछ। चलो ठीक है, तो यहाँ पर हमारी 2 बेसिक डेफिनेशन खत्म होती है। अब हम यहाँ पे और कुछ डिस्कशंस लेंगे और इसी तरीके की एक और हमारी डेफिनेशन बाकी है वैसे फ्रेंड्स, अभी तक हम इससे फ्री नहीं हुए हैं, और वो डेफिनेशन होगी आपकी थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी, है ना। तो सबसे पहले हम एक और टॉपिक को या बिल्कुल छोटे से कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं, और वो है वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सॉलिड विद टेम्परेचर। बोलेंगे वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब S, है ना, विद टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के हिसाब से आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे चेंज होती है, पर किसकी,
ऑफ सॉलिड, क्योंकि हम लिक्विड के लिए ये टॉपिक अलग से देखेंगे, ये कॉन्सेप्ट अलग से देखेंगे। सॉलिड के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के हिसाब से कैसे बदलेगी, ये हमें देखना है। तो देखिए ग्राफ के हेल्प से हम इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। मान के चलते हैं कि ये हमारा जो है टेम्परेचर एक्सिस है, और ये जो है ये हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला एक्सिस, मतलब सी, है ना। एक बात समझिएगा, या वेरिएशन ऑफ सी देख लेते हैं हम, सॉरी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो देखिए एक बात तो बड़ी इजीली समझने लायक ऐसी है कि जो स्पेसिफिक हीट है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ना, फॉर सॉलिड्स को जब हम डिस्कस करेंगे तो एक समझ में बिल्कुल माइंड में रखना है कि आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम लेवल पे इंक्रीज होता है, मतलब ना के बराबर। हम मान के यहाँ पे ऐसा चलेंगे कि जो सॉलिड का वॉल्यूम है ना वो नियरली कांस्टेंट रहा। तो जब कभी हम सॉलिड के लिए स्पेसिफिक कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी देखेंगे तो वो विथ रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। उस हर केस में क्या होने वाला है, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। इसीलिए हम सी को क्या लिखते हैं, है ना, हम यहाँ पे देखो क्या लिख रहे हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है, क्योंकि सॉलिड में जो है टेम्परेचर के हिसाब से वॉल्यूम चेंज नहीं होता, तो सी वी लिखने वाले हैं, सी वी, है ना। इस नोटेशन को ध्यान में रखिएगा, आगे जाके हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, तो बिल्कुल अच्छे से इसको ध्यान में रखिए। तो दोस्तों CV जो है वो कैसे वेरी होगा ये हमें अभी चेक करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ग्राफ के हिसाब से कि जब हमारा टेम्परेचर 0 होगा ना, तब जो आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो भी 0 होगी। अरे ये कैसे हो गया सर, ये तो थोड़ा सा समझा दीजिए। अरे बहुत आसान है, अगर टेम्परेचर 0 है, देखिए इस फॉर्मूले के हिसाब से आइए, ये हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हुआ। एक सेकेंड, पुराने शीट में हमें जाना होगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फॉर्मूला के लिए ये है हमारा, है ना। तो देखो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला, यहाँ पे अगर मैं मान के चलता हूँ कि सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो 0 है, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। तो देखिए क्या होने जा रहा है, 0। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, और एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। देखिए ये जो मैं ग्राफ दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे ये कांस्टेंट हो गया। होपफुली आप इसको क्लियरली देख पा रहे हो, मैं थोड़ा सा डार्क ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना। यहाँ पे देखिए ये जो है, ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये क्या हो गया है दोस्तों, कांस्टेंट हो गया है। CV की जो वैल्यू है, CV की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है ना। ये आपका टेम्परेचर का, ये इस तरफ, ये C की जो एक्सिस है वो इस तरफ, जब 0 था तो बढ़ते चली गई, वो बढ़ा बढ़ा बढ़ा, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो है C की स्पेसिफिक कैपेसिटी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हो गई। अच्छा कितनी होती है, हर सॉलिड की वैल्यू 3R। ये 3R क्या है ना, ये आपको मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बहुत डिटेल में समझाऊंगा, सॉलिड का स्पेसिफिक कैपेसिटीज कैसे निकालते हैं, है ना। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के बाद हम इसको समझेंगे, बहुत आसान है। बट अभी के लिए आप बस 3R मान लीजिए, अभी के लिए आप बस सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर आप ये टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हो तो ये 3R मान लीजिए, और जो बच्चे पहले से ही पढ़ के है ये टॉपिक बस रिवाइज कर रहे हैं, वो जानते हैं कि मैंने 3R क्या लिखा है। तो बस हमें सॉलिड का जो स्पेसिफिक कैपेसिटी है वो बढ़ते बढ़ते कितना हो जाता है, हर बार 3R हो जाता है। पर ये जो बिहेवियर है सॉलिड का, ऐसा क्यों हुआ, मतलब टेम्परेचर के हिसाब से जो सी जो चेंज हुआ, वो बिहेवियर जो है कोई साइंटिस्ट कोई क्लासिकल थ्योरी यूज करके एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो एक साइंटिस्ट है डेबाय, क्या नाम है उसका, डेबाय, DEBYE, डेबाय नाम का जो साइंटिस्ट था, उन्होंने ये जो वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ये बहुत सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो हम एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियर में देखने वाले हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को यूज करते हुए
उन्होंने ये वेरिएशन यूज किया। इसीलिए एक डेफिनेशन बनाई जाती है विद द नेम ऑफ डेबाय टेम्परेचर। क्या डेफिनेशन है? दैट जिस किसी टेम्परेचर पे उस पर्टिकुलर सॉलिड का जो स्पेसिफिक हीट है वो कांस्टेंट हो जाए, उस टेम्परेचर को हम डेबाय टेम्परेचर ऑफ दैट सॉलिड कहते हैं। मतलब द टेम्परेचर एट विच the specific heat capacity of the solid becomes constant, which is equal to 3R, that temperature is called as Debye temperature। इसलिए देखो मैंने एक्सेस पे भी क्या लिखा है, Debye temperature लिखा है। तो ये Debye temperature का बस एक हल्का सा डेफिनेशन, एक कॉन्सेप्ट, एक नॉलेज के तौर पे इसको आप ध्यान में रखिए। बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट क्योंकि सिलेबस में होता है तो हमें सब कुछ कवर करना ही है। और फिर अब जो है मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेने जा रहा हूँ, और वो है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। उसका बिहेवियर हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो देखो क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इसको लिखने वाले हैं, एक हेडिंग अजीब देने वाले हैं, पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ वाटर या स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ये है हेडिंग। पेक्यूलियर बिहेवियर क्यों हम कहते हैं, देखिए क्या है, इसको भी हम थोड़ा सा ग्राफिकल एनालिसिस से आसानी से समझ सकते हैं। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर जो है वो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो कैसे चेंज होने वाली है वो हम देखने वाले हैं, है ना। इसको मैं लिख देता हूँ एस स्पेसिफिक हीट, है ना। इस वाले एक्सिस को ऐसे, ये टेम्परेचर वाला एक्सिस है और वो डिग्री सेल्सियस में होगा दोस्तों। नाउ मैं ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करने जा रहा हूँ जो कि ऐसा है ना। और देखिएगा कि जो स्पेसिफिक हीट है वो 1 कितने टेम्परेचर पे हो रही है, तो मैं यहाँ पे ज़बरदस्ती से मार्क कर दे रहा हूँ कि 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो 1 हो जाती है। अगर आप टेम्परेचर कम करोगे, 0 की तरफ ले जाओगे, तो 0 की तरफ स्पेसिफिक हीट जो है वो 1.008 हो जाएगी। 1.008। अगर आप नंबर नहीं देख पा रहे हो तो मेरा ये याद रखिएगा, नंबर मतलब वॉइस 1.008 एट 0 डिग्री सेल्सियस। एट 15 डिग्री सेल्सियस 1 है इसकी वैल्यू, और 15 के बाद जो है वो थोड़ी सी और कम हुई और फिर बढ़ती चली गई। बस इसी को हम क्या कहते हैं, पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ वाटर, है ना, ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ जनरल कॉन्सेप्ट हो गए। मैं आपको 2 मिनट में, बिल्कुल 2 सेकंड में पूरे टॉपिक को रिवाइज कर रहा हूँ। देखो हमने क्या देखा, हमने देखा कि कितनी हीट, अमाउंट ऑफ हीट चाहिए है मुझे टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, उसको मैंने कहा स्पेसिफिक हीट, उसको लिखा डेल्टा क्यू, एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन मास अपॉन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर। अगर वही नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से देखना है तो सी का फॉर्मूला बनाया, दैट डेल्टा क्यू अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इंटू डेल्टा टी, और सी का और एस का जो रिलेशन है वो बनाया एस इंटू मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, एस इंटू एम इज योर एक्चुअल फॉर्मूला। तो अब हम देखेंगे थर्मल हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या होता है। यहाँ पे देखिए हीट कैपेसिटी क्या कॉन्सेप्ट है। हीट कैपेसिटी, इसी का दूसरा नाम क्या है, और हम एक नाम इसको देने जा रहे हैं, थर्मल कैपेसिटी। तो क्या है ये, देखिए कुछ बुक्स जो है वो पढ़ाते वक्त पहले थर्मल कैपेसिटी को एक्सप्लेन कर देते हैं और फिर स्पेसिफिक हीट पे जाते हैं। हमने इसको इस सीक्वेंस से लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पढ़ाई कैसे भी करिए। तो ये है क्या, जैसे हमने पुरानी डेफिनेशंस देखी कि सिर्फ जब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि कितना सब्सटेंस लेना है वो लिमिटेड था। जैसे कि मुझे स्पेसिफिक हीट के लिए सिर्फ 1 यूनिट का, 1 ग्राम का सब्सटेंस लेना था,
है ना, मोलर के लिए 1 मोल का सब्सटेंस लेना था, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फिक्स था। अगर मैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को फिक्स ना करूं, मतलब मैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कुछ भी ले सकता हूं, मतलब कि कोई एक रैंडम बॉडी ले लीजिए और एक रैंडम कोई भी सब्सटेंस का, डजेंट मैटर वो कितने ग्राम का है, वो कितने मोल का है, बस वो एक कोई बॉडी है, पूरे एक बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर रेज करना है तो मुझे कितना हीट चाहिए, दैट इज योर हीट कैपेसिटी। सो हम यहाँ पर सिंपल एकदम सादी डेफिनेशन लिखेंगे, दैट अमाउंट of heat required to raise temperature of a substance, of a substance लिख दिया हमने, 1 ग्राम 1 मोल कुछ नहीं लिखा, यही मार्क करने वाली चीज है कि ना हमने कोई उसको मेजरमेंट दिया ना कुछ, तो हमने लिखा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू REQUI, है ना, रिक्वायर्ड to raise temperature of substance by 1 unit degree या by unit degree, है ना। तो यहाँ पर अब जो है वो टोटल कोई भी बॉडी का अगर मुझे 1 डिग्री से टेम्परेचर रेज करना है तो उसके लिए मुझे कितनी हीट लगेगी, ये उसका डेफिनेशन हो गया। तो इसको हम कैसे बनाने वाले हैं दोस्तों, तो इसको हम लिखने वाले हैं कैपिटल एस। क्या लिखने वाले हैं हम इसको, कैपिटल एस, है ना। देखिए कैपिटल एस, वो स्मॉल एस था स्पेसिफिक, तो कैपिटल एस को हम लिखने वाले हैं स्मॉल एस इंटू स्मॉल एम। जब मैं स्मॉल एम लिखता हूं तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है, दिस इज गिवन मास, है ना। तो इसको मैंने क्या लिखा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इज योर थर्मल कैपेसिटी। ये आप अच्छे से, बहुत ही अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। देखो पुराना, एक मैं आपकी पुरानी शीट को कंपेयर करके यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ, क्योंकि एक सिमिलर फॉर्मूला हमने लेकर आए थे और वो सिमिलर फॉर्मूला इसके बैक साइड में है। तो देखिए ये सिमिलर फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू एस इंटू एम, हम देख रहे हैं, है ना, आप देख रहे हो यहाँ पे C इज इक्वल टू एस इंटू एम, ये हमने डिराइव करा था, है ना। और यहाँ पर जो है इसके बैक साइड में जो है वो हमने लिखा है दैट कैपिटल एस इज इक्वल टू एस इंटू एम। तो जो m है वहां पर कैपिटल वाला है और यहाँ पर स्मॉल m वाला है। तो C इज इक्वल टू जब S इंटू एम करेंगे वो मॉलिक्यूलर मास होगा, और जब S कैपिटल S इज इक्वल टू एस इंटू एम करेंगे तो वो गिवन मास होगा। तो थर्मल कैपेसिटी में गिवन मास का फॉर्मूला आया, जबकि फॉर्मूला सेम है। दोनों को मैं एक बार आपका कंफ्यूजन ना हो, है ना, इसके लिए लिख दे रहा हूँ, नोट है ये, और वो है कि आपका C जो था वो क्या था आपका S इंटू कैपिटल M, और ये जो कैपिटल S है वो है आपका S इंटू स्मॉल m। ये जो आपका कैपिटल M है वो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर मास, और ये जो आपका स्मॉल m है वो क्या है आपका गिवन मास। ये दोनों को कंपेयर करके ही ध्यान में रखिए, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन जनरेट होगा और आप उसको फिर सही से नहीं लगा पाओगे। ये हो गया आपके कुछ बेसिक डेफिनेशन। एक आखिरी, आज सिर्फ डेफिनेशन डे है, एक आखिरी डेफिनेशन एक और हम यहाँ पे फ्रेंड्स देख लेते हैं, और वो है आपका वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, क्योंकि कल फिर हम थोड़ा चेंज ऑफ स्टेट देख के कैलोरीमेट्री पे चलेंगे। what do we mean by water equivalent? ये जो है ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसका एक्चुअल कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, बट मैथमेटिकली हमको इसको यूज करना है वाइल कैलोरीमेट्री, वाइल कैलकुलेशन फॉर द कैलोरीमेट्री, और इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं वाटर इक्विवेलेंट क्या है। तो वाटर इक्विवेलेंट एक बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, वो ऐसा है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर मुझे लेना चाहिए, है ना। देखो मैं एक बार आपको बस इंग्लिश में बताता हूँ फिर उसको समझाता हूँ। इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ वाटर इन ग्राम which would absorb or evolve the same amount of heat as is done by the body in rising or falling through the same range of temperature। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि मैं
कि एक बॉडी ले लेता हूँ, मान के चलते समझाने के लिए एक बॉडी ले लेता हूँ, है ना। और इस बॉडी को मैंने 10 डिग्री से इसका टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री में चेंज किया, रेज किया, तो मुझे कितनी अमाउंट ऑफ हीट लगी? तो मैं कहता हूं कि डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट मुझे लगी, है क्या नहीं। एक एनी गिवन बॉडी है, ये बॉडी लिख देते हैं, है ना, कोई भी एक गिवन सब्सटेंस है, बॉडी है, और इसका 10 डिग्री से 20 डिग्री में लेके जा रहा था मैं जब इसको टेम्परेचर को, तो मुझे कितनी हीट लगी? डेल्टा क्यू। अब मुझे देखना है कि अगर मैं सेम, मतलब क्या कहता हूं मैं, कितने अमाउंट ऑफ वाटर लूं। अमाउंट ऑफ वाटर मैंने लेना है ना, कितने मतलब अमाउंट का वाटर, या ग्राम में मुझे लेना है। अमाउंट मतलब ग्राम में मेजर करेंगे हम, ताकि अगर मैं सेम इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी, डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी ही दे दूं, मतलब देखो मैंने इस एक यूटेंसिल लिया, इसमें मैंने लिक्विड वाटर ले लिया, और मैंने इसको कितनी हीट दी, तो हीट जो दी है मैंने वो कितनी दी है, यहाँ पे डेल्टा क्यू अमाउंट की हीट दी है। यहाँ पे भी इसने कितनी दी थी? डेल्टा क्यू। और अमेजिंगली मैंने, मेरा जो टेम्परेचर है वो सेम रेंज में ही इंक्रीज हो गया। तो मुझे सेम अमाउंट ऑफ हीट देके सेम अमाउंट में अगर टेम्परेचर का रेज चाहिए as was done by the body, तो मुझे कितना ग्राम ऑफ वाटर लेना चाहिए? that much amount of gram of water is equal to water equivalent of this body। इस बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट हुआ। दोबारा समझा रहा हूं, अच्छे से समझिएगा। एक बॉडी है, उसको मैंने 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस में उसका टेम्परेचर रेज किया, उसके लिए मुझे कितनी एनर्जी लगी? डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी लगी। अगर मैं कुछ अमाउंट ऑफ वाटर लेता हूं, उसमें भी डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी ही दी मैंने, और उसका टेम्परेचर भी 10 से 20 ही इंक्रीज किया, तो मैंने कितना अमाउंट ऑफ वाटर लेना चाहिए? अगर मैं ज्यादा पानी ले लूंगा तो हो सकता है कि सेम हीट के हिसाब से टेम्परेचर का रेज जो है वो कम हो जाए। अगर बहुत ही कम पानी ले लूंगा तो उतने ही हीट के लिए जो टेम्परेचर है वो कुछ ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मुझे कुछ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वाटर ही लेना चाहिए, कुछ स्पेसिफिक ही ग्राम ऑफ वाटर लेना चाहिए। तो दैट अमाउंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द बॉडी। इसको लिखने जा रहे हैं हम, है ना, वाटर इक्विवेलेंट को, या डेफिनेशन बना रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ वाटर। दोस्तों देखिए, मास ऑफ वाटर इन ग्राम, ये एक जरूरी है कि ग्राम में ही हम इसको मेजर करेंगे, इन ग्राम, विच एब्जॉर्ब्स सेम अमाउंट ऑफ हीट as is done by the body while rising through same range of temperature, same range of temperature। तो ये हुआ आपका वाटर इक्विवेलेंट। अच्छा, वाटर इक्विवेलेंट को W से ही डिनोट करते हैं, इसका जो नोटिफिकेशन है वो W है वाटर इक्विवेलेंट का। और इसको जो है हम कैसे डिफाइन करते हैं फॉर्मूला वाइज, तो वाटर इक्विवेलेंट इज नथिंग बट S इंटू M, मतलब ही थर्मल कैपेसिटी और वाटर इक्विवेलेंट एक ही चीज हो गई। देखो S इंटू M वॉज द फॉर्मूला फॉर थर्मल कैपेसिटी, देखिए यहाँ पे थर्मल कैपेसिटी S इंटू M। तो इसी को हम वाटर इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, सेम यूनिट, सब कुछ सेम, उसका कॉन्सेप्ट सेम, बस कितने अमाउंट ऑफ वाटर मुझे लेना चाहिए ताकि वो बॉडी का टेम्परेचर और वाटर का टेम्परेचर इक्वल हीट से इक्वल टेम्परेचर में रेज हो जाए, इक्वल जो है उसका टेम्परेचर का रेज जो इक्वल हो, है ना। तो होपफुली ये अभी आपको ध्यान में आ गया है। दोस्तों मुझे इन लेक्चर्स का फीडबैक ज़रूर भेजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या आपको कोई अगर चेंजेस चाहिए हैं, स्लो है, फास्ट है, जो अच्छा या बुरा जो कुछ है वो सब तरीके के आप फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। मैं आपके फीडबैक का ज़रूर मतलब यूज़ करते हुए इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और आपको कुछ भी दिक्कत है तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।